हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फिर मैं उम्मीद करता रहता हूँ, हर बार यही उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से रहिए अपने घर पे और कुछ दिन और काट लीजिए, फिर हम जीत जाएंगे ये लड़ाई। कोरोना से जंग में हम जीत जाएंगे, फिर से हम एक साथ मिलेंगे अपने स्कूल में, अपने कोचिंग्स में। लेकिन फिलहाल आप सतर्कता बरतिए अपने घरों पे, बाहर कम से कम जाइए, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए। और एक और बात मैं हर बार नहीं बताता हूँ, मैं बताना भूल जाता हूँ। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि मैं ये बताऊं, लेकिन चूंकि पढ़ाते टाइम मुझे वो चीज याद नहीं आती है कि आप इन दिनों में आपको एक तरीके से, ये तो बात सही है कि हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, हमारा पूरा देश सफर कर रहा है, लेकिन एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास बहुत सारा समय है, जो कि आज के दौर में इंसान के पास नहीं रहता है। नॉर्मली आपके पास पैसा, कार, बंगला, हर चीज रहेगा, लेकिन आपके पास समय नहीं रहता है। तो आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपने परिवार के साथ, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मैं पढ़ने को बोलता हूं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, उनको मैथ्स का 3 चैप्टर दिया गया है स्कूल से, अब बना रहे हैं। 3 चैप्टर के अलावा अब उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। साइंस में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने को दिया गया, वो ये सारी चीजें बनाने में लगे हुए हैं। मैं आपको एक चीज सलाह दूंगा कि आप ना केवल कोर्स बल्कि उसके अलावा भी कुछ अलग किताबें पढ़िए। देखिए, लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है, टेस्ट का चेंज होना बहुत जरूरी है। तो आप कुछ कहानियां पढ़िए, आप इतिहास से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़िए। और मैं और भी एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूं। जो बच्चे हैं 9th 10th में या 7th 8th में, जो भी हैं, वो भगवत गीता का अध्ययन करें। इससे आपको बहुत सारी चीजें, हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको समझने की उत्सुकता बढ़ेगी उसमें पढ़ते पढ़ते। आपको जिंदगी जीने का एक लक्ष्य मिलेगा, आपको जिंदगी जीने का एक, जो बोलते हैं ना कि रास्ता दिखेगा आपको कि कैसे हम एक अच्छे इंसान बने। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चंस पे आने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इलास्टिसिटी पढ़ा, इलास्टिसिटी क्या होती है उसका डेफिनेशन पढ़ा हमने। उसके बाद हमने डिफॉर्मिंग फोर्सेस पढ़े, रीस्टोरिंग फोर्सेस पढ़े। उसके बाद रीजन ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, व्हाई सॉलिड्स आर मोर इलास्टिक, ये भी पढ़ा हमने। ये सारी बातें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेस पढ़ा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ा, उसके बाद हमने स्ट्रेन पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ा, उसके बाद हमने इलास्टिक लिमिट पढ़ी, उसके बाद हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी, फिर हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होगी मैं आपको लिख देता हूं। देखो, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हुआ करता था, STRESS, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हुआ करता था, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, F/A। मतलब कि तीनों तरीके के स्ट्रेस का फॉर्मूला यही था। उसके बाद जो स्ट्रेन था वो 2 तरीके का था। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किससे करते थे? स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते थे सिग्मा से। ठीक है, उसके बाद 3 तरीके के जो स्ट्रेन थे, पहला था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला था चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद था कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV, इसको हम किससे बोलते थे? डेल्टा V/V। और तीसरा था शियरिंग स्ट्रेस, या जिसको कि हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते थे। ये किसके बराबर था? ये था डेल्टा X, जिसको dx/L, याद है ना? ये ऐसे फिक्स रहता था, इस तरीके से मान लेते हैं कोई सिलिंड्रिकल बॉडी यहाँ पे फिक्स है, इस पे हमने कोई एक फोर्स लगाया तो ये किस तरीके से हो गई, ये मान लेते हैं कि ये ऐसे हो गई।
यहाँ पे ये ऐसे हो गई, तो ये यहां से जो पहले होना चाहिए था इसको यहाँ पे, लेकिन ये यहां से ये dx डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, dx अपॉन ये वाला l, ठीक है। इसको हम लेकर और हमने थीटा भी पढ़ा था, ये वाला एंगल थीटा के इक्वल, ठीक है। ये सारी चीजें थी। अच्छा, उसके बाद रिजिडिटी हमने पढ़ी थी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी पढ़ी थी। तो बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे, जैसे कि पहला था उसमें कौन सा, यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा था बल्क मॉड्यूलस, और तीसरा क्या था यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, और तीसरा था यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा क्या था, तीसरा था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, या शियरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते थे, इसको वाई से, इसको बी से, और इसको किससे, जी से, ठीक है। इसका फॉर्मूला किसके बराबर हुआ करता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि F बाई ए इंटू डेल्टा एल, और ऊपर क्या चला जाता था, एल। उसी तरीके से इसका क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि F इंटू ए, नीचे डेल्टा वी, और ऊपर क्या हुआ करता था, वी। इसका एक और फॉर्मूला था, फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर लिख देते थे, पीवी अपॉन डेल्टा वी, बताया था मैंने। और इसका क्या था, F अपॉन ए इंटू डीएक्स अपॉन एल, ये फॉर्मूला हुआ करता था ना, इसको यहाँ पे रख दिया हमने, क्योंकि सब में स्ट्रेस का फॉर्मूला तो यही था, सब में स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया था। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते थे, F A इंटू थीटा। तो इन्हीं सारी बेसिस पे, इन्हीं सारे फॉर्मूलाज पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। पहला न्यूमेरिकल क्या है, हाँ, तो सवाल देखिए, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर and diameter 5 millimeter is stressed by 5 kg weight। एक स्टील वायर है, ठीक है, एक कोई स्टील वायर है, ऐसा स्टील वायर है कोई ऐसा, इसमें हम एक 5 kg का कोई वो लटका देते हैं, 5 kg का, ध्यान से समझिए। तो ये जैसे ही लटकता है वैसे ही स्ट्रेच की वजह से इसका वेट क्या हो जाता है, इसका वेट बढ़ जाता है। समझिए इस बात को ध्यान से, इसका वेट अब कुछ यूं हो गया, इसका वेट ऐसा हो गया, बढ़ गया ये वाला वेट, ठीक है। ये स्ट्रेट वेट नहीं बढ़ा, इसका लेंथ बढ़ गया, ठीक है। तो फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इफ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ स्टील वायर इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इस सवाल को, ठीक है। इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको डेल्टा एल निकालना है, हमको क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है। अब देखिए ये सवाल आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, मैं बना रहा हूं इसको अभी, देखिए मैं आपको टाइम, आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए इसको। देखिए पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर लिया आप लोगों ने ट्राई ना। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें से गिवन चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है वो निकालेंगे, ठीक। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी आपको पता है, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है y, y का फॉर्मूला क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके बराबर था, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके बराबर था, डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल, जिसमें A क्या है, एरिया है। हमको ये वाली चीज निकालनी है, तीनों चीजें गिवन है, देख लेना। चलिए चारों चीजें गिवन है, y गिवन है, f गिवन है, l गिवन है, a गिवन है, डेल्टा l हमको निकालना है। सबसे पहले इसमें से गिवन चीज निकाल लेते, लिख लेते हैं। उस वायर का लेंथ कितना है, 4 मीटर है, तो l की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 4 मीटर। अब एक चीज देखिए कि ये जो पूरा का पूरा जो सवाल दिया हुआ है, इसमें ज्यादातर चीजें सीजीएस सिस्टम में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो हम सबको क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। हालांकि इसको आप न्यूटन मीटर में भी कन्वर्ट करके बना सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि इसको सीजीएस में सबको बदल दो, आसानी होगी। तो 4 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो वो 400 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा।
चलिए, उसके बाद डायमीटर अगर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर के बराबर। और अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलने की कोशिश करें तो 10 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, यानी कि 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है कि वेट कितना है, इसका वेट कितना है उस पे उस बॉक्स का जो भी बांधा गया है तो उसका वेट जो है, उसका वेट इतना है 5 केजी वेट है उसका। तो अब यही इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगर आपने क्रैक कर लिया तो बाकी तो आप फॉर्मूला रख के निकाल ही लोगे। एक बात बताओ कि इसका मास जो है 5 केजी है, तो ये एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, आपको पता है ना, वो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा होगा? नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा होगा? नीचे की तरफ वो फोर्स लगा रहा होगा mg। कितना फोर्स लगा रहा होगा? mg। समझ रहे हो इस चीज को? तो देखो इसका वेट कितना है? 5 केजी है, तो वो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगा रहा होगा? फोर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 9.8, इतना न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा। ये तो बात न्यूटन की हो गई, समझना ना आप इस चीज को। लेकिन देखो यहाँ पे हमारा सब कुछ डाइन और सेंटीमीटर और ग्राम में हमको लेके चलना है, ध्यान से समझिएगा। यही अगर इसको आपने सॉल्व कर लिया तो पूरा चीज सॉल्व हो जाएगा। तो हम फोर्स इज इक्वल टू क्या हमने लिखा? 5 केजी वेट। केजी वेट को, केजी वेट की जगह पे कहीं कहीं पे केजी एफ भी लिखा रहता है, ये भी बात समझ लीजिएगा। केजी एफ भी लिखा रहता है, मतलब वेट का मतलब वेट इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। केजी एफ भी लिखा रहता है, वेट भी लिखा रहता है, ठीक है, समझ रहे हो ना? वेट की जगह हमने एफ लिख दिया यार, तो वेट, व्हाट इज वेट? इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक। अच्छा, अब हम इसको क्या कर सकते हैं? हमको इसको ग्राम में बदलना है, ग्राम वगैरह में सारी चीजें बदलनी है। देखो यहां पे 9.8 न्यूटन में आंसर आ रहा है ना, आपको पता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, लिखवा दूं ये मिटा दे रहा हूं ना, ये बचा हुआ था। 5 केजी एफ इज इक्वल टू 5 इंटू 9.8 न्यूटन, इतना फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 5000 जीएफ, 5000 जीएफ लिख सकता हूं। 5 केजी को मैंने 5000 ग्राम लिख दिया, 5000 ग्राम एफ, ठीक है। अब देखो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? अब आपको पता है 1 जीएफ बराबर कितना फोर्स होता है? 1 ग्राम की कोई बॉडी अगर धरती पे नीचे की तरफ लटक रही है तो उसमें फोर्स किस फोर्स, अगर किसी बॉडी का मास 1 ग्राम है तो अर्थ उसको कितने फोर्स से खींचेगी? वही क्या होता है? 1 जीएफ। और ये किसके बराबर होता है आपको पता है? ये होता है 980 डाइन्स के बराबर। 1 जीएफ इज इक्वल टू 980 डाइन। 1 जीएफ इज इक्वल टू 980 डाइन्स। सही बात है क्या ये बात को? 1 जीएफ इज इक्वल टू 980 डाइन्स। अब बोलो सर ये कैसे आया? ये आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया होगा, और अगर नहीं पढ़ाया गया तो मैं अभी आपको शॉर्ट में इसको प्रूव करवा देता हूं। देखिएगा 1 केजीएफ किसके बराबर होता है? 1 केजीएफ अगर 1 किलो की कोई बॉडी है तो अर्थ उसको कितने फोर्स से नीचे खींचती है? 9.8 न्यूटन के फोर्स से खींचती है, पता है ना, mg से, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते जाओ, 1 को क्या कर दो? 1000 कर दो। 1000 जीएफ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 9.8 न्यूटन के बराबर, यानी कि 1000 ग्राम की भी कोई बॉडी हो तो अर्थ उस पर कितना फोर्स लगाएगी? 9.8 न्यूटन ही लगाएगी। चलिए, तो 1 जीएफ की अगर बात करें तो 1 जीएफ में कितना फोर्स हो जाएगा? 9.8 अपॉन 1000 न्यूटन। ये हो गई बात, ये बात आपको समझ में आई? 1 जीएफ इज इक्वल टू इतना न्यूटन, 9.8 अपॉन 1000। अब देखो हमको न्यूटन में नहीं जवाब चाहिए ना, हमको किसमें जवाब चाहिए? हमको डाइन में जवाब चाहिए। हमको किसमें जवाब चाहिए? डाइन में। न्यूटन में हमको जवाब नहीं चाहिए, हमको डाइन में जवाब चाहिए। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है आपको पता है? 1 न्यूटन होता है 10 टू द पावर 5 डाइन्स के बराबर। 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन्स के बराबर। तो इतना न्यूटन है ना, तो इसको डाइन्स में अगर बदलेंगे तो 9.8 अपॉन 1000 इंटू 1, इस पे
1 2 3 4 5 5 जीरो। तो देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल आउट हो गया, यानी कि ये किसके बराबर बचा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया 980 डाइन्स के बराबर। 1 GF सॉरी 1 न्यूटन बोल रहा हूं यहां पे, ये 1 GF किसके बराबर 980 डाइन्स के बराबर। तो जरा बताओ मुझे कि यहां पे कितने GF है 5000 GF है ना, तो 5000 GF को किस में बदल दो 980 डाइन्स में। इतना फोर्स हो गया, यानी कि ये लगभग 5000 इंटू 980 डाइन फोर्स इस पे क्या होगा लग रहा है। फोर्स हमने निकाल लिया, ठीक है, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो है ना। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। और भी क्या क्या गिवन चीजें हैं, सारी चीजें तो हमने क्या कर ली निकाल ली ना। अब हम अपना फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू लेंथ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो यहां से डेल्टा एल यहां पे लेते आओ, डेल्टा एल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये डेल्टा एल इधर आ जाएगा ना, ऊपर फोर्स इंटू लेंथ अपॉन ए इंटू यंग्स मॉड्यूलस, ये वाला जवाब हमारा हो गया। यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू फोर्स की जगह पे हम कितना लिखेंगे 5000 इंटू 980, आप यूनिट्स लगा देना, 5000 इंटू 980 इंटू लेंथ कितना है 400 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ए। अब ए कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू किसका स्क्वायर 0.25 का होल स्क्वायर, 0.25 का होल स्क्वायर इंटू वाई, यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस 2.4 इंटू 10 टू द पावर 12 डाइन दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 12 डाइन। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये इतना इस तरीके से कुछ वो बन जाएगा, इसको आप बना लीजिएगा। तो इसका आंसर लगभग इसको अगर आप सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन को करते हो इसको, तो इसका आंसर आएगा 0.0041 सेंटीमीटर। हालांकि मैंने बुक से देख के इसका आंसर बताया, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। तो चलिए सवाल, अगला सवाल। A load of 4.0 kg is suspended from a ceiling through a steel wire of length 20 मीटर। एक 4 kg का लोड किसी स्टील वायर से जिसकी लंबाई 20 मीटर है और उसका जो रेडियस है 22 mm है, उस तार से उसको क्या कर दिया जाता है, 4 kg के लोड को क्या कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। It is found that the length of wire is increased by 0.31 mm, यानी कि आपकी बार जो बदलाव होता है उस तार में जो बढ़ जाता है वो कितना होता है, इतना होता है। तो फाइंड द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर। इस स्टील वायर का जो भी है उसका क्या निकालना है, हमको यंग्स मॉड्यूलस निकालना है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये दी हुई है हमारी सुविधा के लिए कि जी की वैल्यू 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। बोलो सर ये कहां की जी की वैल्यू है, देखो ये है अर्थ की वैल्यू, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके दे दिया गया। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, और पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.1 इंटू 3.14 ऐसा करोगे तो लगभग 9 ही के बराबर आएगा। तो ये पाई के फॉर्म में थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया, वो हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दिया है, उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको, बनाया जाए ना। चलिए लिखा जाए। गिवन सबसे पहले चीज क्या है, गिवन है वेट उसका, तो वेट से हम फोर्स निकाल सकते थे ना। आपकी बात देखो डाइन वाइन में बदलने की कोई समस्या नहीं है। तो फोर्स इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा 4.0 इंटू किससे मल्टीप्लाई करें 9.8 से। देखो 9.8 ना देके जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है ना। यानी कि mg कितना 4 इंटू जी की वैल्यू 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा फोर्स। अच्छा उसके बाद लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है आपका
लेंथ किसके बराबर दिया हुआ है? लेंथ 20 मीटर के बराबर दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद रेडियस किसके बराबर दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 2 मिलीमीटर के बराबर दिया हुआ है। तो अगर आप रेडियस को मिलीमीटर को मीटर में अगर बदलने की कोशिश करो तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। अब हमको क्या निकालना है? यंग्स मॉड्यूलस निकालना है ना। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो चलिए सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालने की कोशिश करते हैं। LONGITUDINA लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा? फोर्स हो जाएगा 4 × 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया किसके बराबर हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू रेडियस इतना है ना, तो रेडियस को हमने लिखा 2 × 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश हम जरा करते हैं। देखो तो ये पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, यानी ऊपर बचा 4 × 3.1 डिवाइडेड बाई, नीचे अगर इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये किसके बराबर? 10⁻⁻6 के बराबर हो जाएगा। ये 4 से 4 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया ना, यानी कि अब ये आंसर किसके बराबर हो गया? ये ऊपर चला जाएगा। ये 10⁻⁻6 है तो ये ऊपर, यानी कि 3.1 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब बात करते हैं जरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। LONGITUDINA लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। यानी कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेल्टा एल किसके बराबर है? डेल्टा एल है 0.031 मिलीमीटर के बराबर। तो इसको मीटर में बदल देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻³ मीटर अपॉन लेंथ की वैल्यू किसके बराबर है? लेंथ की वैल्यू किसके बराबर है? लेंथ की वैल्यू है हमारी लगभग 2 के बराबर, सॉरी 20 मीटर के बराबर। तो इसको हमने क्या कर दिया? 20 मीटर। ये हमारा क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया। अब इसको सॉल्व जरा सा कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? या इसको तुम ऐसे ही रहने दो, तुम्हारी ये मीटर से मीटर काट दो, ऐसे ही रहने दो, तुम्हारी कैलकुलेशन में क्या होगा? आसानी होगी। अब चलिए हमको y निकालना है ना, तो y का फॉर्मूला क्या होता है? आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे रहने दोगे तो बाद में आसानी से कट जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल LONGITUDINA लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अब हमारा कितना आया है? 3.1 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये इसके बराबर आ गया ना, ये वाली वैल्यू। तो इस वाली वैल्यू को रखो 0.031 इंटू 10⁻³ चलो अब ये 20 क्या था? नीचे था ना, तो ये 20 कहां पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये ऊपर क्या हो गया? 20 से मल्टीप्लाई। ये ऊपर क्या हो गया? 20 से मल्टीप्लाई। अब इसको बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। ये इससे कितने बार में जाएगा बताइए जरा, तो कट जाएगा बहुत आसानी से ना, 100 बार में जाएगा। ये इससे कितने बार में जाएगा? 100 बार में। आप चाहो तो कटा भी सकते हो, ऐसे जीरोस लगा देंगे हम, नीचे इसके ऊपर जीरो लगा देंगे। तो ये देखो, ये नीचे जब इसके जीरो लगेगा तो ये नीचे कितना, इधर जगह है कहीं ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मिटा के, या और कहीं जगह है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.1 इंटू 10⁻6 इंटू 20 डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर लास्ट में लिख देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लास्ट में लिख दूंगा मैं। उसके बाद नीचे है 0.31 इंटू 0.031 है, सॉरी 0.031 इंटू 10⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 3.1 है ना, तो नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। और ये कितना है?
1 2 3, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा 1000 से, 1000 से। समझ में आई बात? चलिए तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये 10 टू द पावर -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अच्छा ये 3.1 है ना, अब ये कट गया, यानी कि 3.1 ये भी इससे कट जाएगा ऐसे, यानी कि बचा क्या 20 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2। अब इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो मेरे ख्याल से 6 3 9 और 2 11 यही आएगा। 0.031। चलिए तो इस तरीके से ये सवाल हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो भी आंसर होगा लास्ट में न्यूटन मीटर स्क्वायर लगा देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए तो आइए एक और खूबसूरत सा सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इज ए 2:3, यानी कि दो वायर हैं सेम मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है, एक का रेशियो है, एक का रेडियस और दूसरे के जो रेडियस का जो रेशियो है वो किसके बराबर है 2:3 के बराबर है, यानी कि इसका और इसका जो रेडियस है इनका रेशियो 2:3 क्या है 3 है। समझ गए इस चीज को? इफ द वायर्स आर स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स, अगर इन दोनों वायर को सेम फोर्स से खींचा जाता है तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड। तो हमको इसका क्या निकालना है, हमको इनके स्ट्रेच प्रोड्यूस्ड का क्या निकालना है, स्ट्रेस का रेशियो निकालना है। यानी कि दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है R1 किसके बराबर है 2 के बराबर, और R2 किसके बराबर है 3 के बराबर। हमको निकालना क्या है, हमको सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 निकालना है। ठीक है, सिग्मा का मतलब वही स्ट्रेस, S1 भी कई सारे बुक्स में लिखा हुआ है, सिग्मा से भी आप इसको बना सकते हो, S1 से भी आप इसको बना सकते हो। चलिए मान लेते हैं कि वो जो फोर्स है वो कितनी है F है, ठीक है। लेट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेचिंग STRETCHING स्ट्रेचिंग इज F, ठीक है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एरिया F अपॉन पाई इंटू 2 का स्क्वायर में लिख सकता हूं, पाई इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। बोलो पाई इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा F अपॉन 4 पाई के बराबर हो जाएगा। 2x आप x भी मान सकते हो, ऐसे भी लिख लो, एंड देयर रेडियसेस, या ये मत लिखो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पाई ऐसे मान लेते हैं जनरली, ठीक है। ये F अपॉन 4 पाई के बराबर है। सिग्मा 2 की वैल्यू किसके बराबर, इसका भी फॉर्मूला होता है F अपॉन A ही होता है, लेकिन इसमें अब A का फॉर्मूला कुछ दूसरा हो जाएगा ना, A का फॉर्मूला कुछ दूसरा हो जाएगा ना, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर है, तो F अपॉन पाई इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा F अपॉन 9 पाई। अब हमको 1:2 निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, स्ट्रेस 1 बाई स्ट्रेस 2, यानी कि ये किसके बराबर F अपॉन ऊपर कितना है F अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाई F अपॉन 9 पाई, स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेस 2। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा F अपॉन 4 पाई इंटू ऊपर ये 9 पाई चला जाएगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा F से F कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की जो वैल्यू है, स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेस 2 की वैल्यू वो 9/4 के बराबर है, यानी कि स्ट्रेस 1 स्ट्रेस 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 9/4 के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसका रेडियस कम था उसमें स्ट्रेस क्या हो रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और जिसका रेडियस ज्यादा था उसमें स्ट्रेस क्या हो रहा है
कम प्रोड्यूस हो रहा है। प्रैक्टिकल बात में भी यही बात लागू होती है, मोटा तार जल्दी खिंचाता है या पतला? पतला तार ना ज्यादा जल्दी वो हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल, अ क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर हैज अ अपर फेस displaced by 0.2 centimeter by a tangential force of 8 Newton. Calculate the shearing stress, shearing strain and modulus of rigidity of material. एक क्यूब है, ठीक है, एक ऐसा कोई क्यूब है जो कि ऐसे जमीन पे इस तरीके से फिक्स्ड है, यहाँ पे इसको रखा हुआ है, इस तरीके के प्लेन पे इसको रखा हुआ है। अब कोई इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है और वो टेंजेंशियल फोर्स जो है इस क्यूब का जो ये वाला पोर्शन है इसको यहां से ऐसे शिफ्ट कर देता है यहां। समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा इसको और आगे कर देता हूं। ये समझ में आ रही बात? यानी कि अब जो क्यूब है ये इसका फेस जो है यहां से उठ के ये कहां पे चला जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। ये समझे इस चीज को? देखो यहां से उठ के ये कहां पे हो गया, यहां पे इस तरीके से ये ऐसे शिफ्ट हो गया। यानी कि अब इसको ऐसे क्या करो, इसको मिटा दो, ये मिटा दो, ये वाली लाइंस मिटा दो, ये वाली लाइंस ऐसे मिटा दो अगर चाहो तो, ये लाइन मिटा दो और ये लाइन ऐसे। यानी कि अब ये क्यूब टोटली यहां से देखो, यहां से डिस्प्लेस होकर मैंने क्या कर दिया, देखो बना दिया ना क्यूब को ऐसे। समझ में आई कहानी? अब देखो ये जो क्यूब ऐसे था मैंने उसको कैसे बना दिया, ऐसे बना दिया। वहां पे दिखने लगा ना अब ये क्यूब, ये ऐसे कुछ इस तरीके से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अब कितना डिस्प्लेस हुआ है ये समझ में आया ना, कैसे डिस्प्लेस हुआ? देखो पहले क्यूब ऐसे था, फिर हमने किसको कैसे बना दिया, ऐसे बना दिया। तुम चाहो तो फिर से वापस इसको इधर भी डिस्प्लेस कर सकते हो। तो अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किसके बराबर हुआ है? इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 0। सबसे पहले इसका वो लिख लेते हैं, साइड कितना है, जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट कहां से हुआ था, डिस्प्लेसमेंट यहीं से हुआ था ना, ऐसे। यहां से डिस्प्लेस होके ये कहां पे चला गया, यहां पे चला गया ऐसे। ये dx था, ये वाला एंगल क्या था, थीटा मान लेते हैं, थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये l, ये बहुत जरूरी है, किस लेंथ किस पे फोर्स लगा, फोर्स इधर ही यहीं पे तो लगा होगा ना। चलिए तो l 5 सेंटीमीटर है, अगर इसको तुम मीटर में बदलने की कोशिश करो तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा ना। मीटर में बदल देते हैं, 5 × 10⁻2 मीटर। चलिए अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं dx की। dx किसके बराबर है, 0.2 सेंटीमीटर के बराबर, 0.2 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे हम 0.2 × 10⁻2 मीटर। अच्छा, फोर्स इस पे कितना काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है इस पे 8 न्यूटन का। चलिए स्टार्टिंग क्या हमको निकालना है, शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेन और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो चलिए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, शियरिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं, शियरिंग स्ट्रेन निकाल लेते हैं। SHEARING, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन किसके बराबर होगा, शियरिंग स्ट्रेन होगा dx/L के बराबर। dx/L की वैल्यू यानी कि 0.2 × 10⁻2 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻2 मीटर। ये 10⁻2 से 10⁻2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यानी कि ये होगा 0.04 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 0.04 के बराबर। अब निकाल लेते हैं शियरिंग, SHEARING, शियरिंग स्ट्रेस, STRESS। तो शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा एरिया है ये, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स कितना है, इस पे फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, और इसकी एरिया कितनी हो जाएगी। तो इसकी एरिया निकालना है अगर हमको, तो कौन सा एरिया निकाले हम, किस एरिया पे फोर्स लग रहा है बाबू, इस एरिया पे, इस वाले क्यूब के इस साइड वाले एरिया पे फोर्स लगा था ना, इस वाले एरिया पे फोर्स लगा था, तभी तो ये पहले क्यूब ऐसे था, अब क्यूब ऐसे हो गया। तो ये वाला एरिया निकालना है हमको, ये वाला एरिया, ये वाला
तो ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द क्यूब के बराबर हो जाएगा। देखो क्यूब ऐसा था, क्यूब आपने देखा है ना, तो एक साइड पे अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो उसका ये वाला फेस का एरिया, तो एक फेस का एरिया क्यूब का क्या होता है, L इंटू एल, यानी कि 8 अपॉन एल की जगह पे कितना लिखूं हम, मैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो वो 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8 इंटू 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 ही होगा ना, तो 10 पे पावर 4 के बदले 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे और नीचे कितना हो जाएगा 25 से ये कितने बार में, 25 से ये 400 बार में, यानी कि 25 से 400 बार में, यानी कि 8 4 जा 3200, ये किसके बराबर हो जाएगा 3200 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। ये इसका क्या हो गया, शियरिंग स्ट्रेस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या निकालना है हमको, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, जी से। तो जी का फॉर्मूला क्या होता था, जी का फॉर्मूला होता था शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेस कितना है, शियरिंग स्ट्रेस कितना है, शियरिंग स्ट्रेस 3200 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये किसके बराबर है, 0.04 के बराबर। तो लिखेंगे हम इसको 3200 इंटू ऊपर हो जाएगा 100 बटा में नीचे हो जाएगा 4, तो 4 से कितने बार में, 8 बार में 800, यानी कि 8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बना लिए, आप भी अपने घर पे सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। और एक बच्चे ने बोला मुझे कि सर आप पीडीएफ नीचे जो लिंक में आपने डिस्क्रिप्शन में कहा था पीडीएफ के लिए, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा सीख रहा हूँ कि कैसे अपलोड करते हैं, क्या किया जाता है पीडीएफ में, कैसे कन्वर्ट करते हैं। धीरे धीरे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलना चालू हो जाएगा, तो पढ़ाई करते रहिए। बाय।